नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम एक सीरीज लेकर के जो चल रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, ये इस सीरीज का 5वां पार्ट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। आप सभी को इससे कुछ न कुछ जरूर लाभ मिल रहा होगा। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो क्या रही, क्या क्या होता रहा इस विश्व युद्ध के दौरान। फिर इसके बाद हम बात करेंगे गदर आंदोलन यानी कि गदर पार्टी के बारे में, जो कि 1913 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई, यानी इसका स्थापना हुआ। फिर बात करेंगे हम कामागाटा मारू प्रकरण के द्वारा, ये जो प्रकरण था 1914 में, क्या है कामागाटा मारू प्रकरण, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे इस सीरीज में होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ हम बात करने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन की जो उपलब्धियां हैं, क्या ऐसा क्या मिला होम रूल लीग आंदोलन के बदौलत जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बाद हम देखेंगे जो लखनऊ समझौता हुआ, यानी कि कांग्रेस आईएनसी का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें समझौता हुआ गरम दल और नरम दल का। उसमें क्या क्या प्रावधान थे या किन बातों को लेकर के समझौता हुआ या क्या मैटर से ये अलग हुए थे, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। इसके बाद इस पार्ट में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक का होगा। इसमें हम देखेंगे जो ये चरण था, इसे नाम दिया गया गांधीवादी चरण, जिसे हम तृतीय चरण भी कह सकते हैं या गांधी युग भी कह सकते हैं, है ना। इन तीनों नाम से ये प्रसिद्ध है, या तो अंतिम चरण कह लीजिए। अंतिम चरण का मतलब है 1919 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड रहा, ये अंतिम चरण में आता है आंदोलन का। या इसके साथ साथ इस चरण को गांधीवादी चरण भी कहा जाता है, या तृतीय चरण कहा जाता है, या गांधी युग भी कहा जाता है। तो क्यों गांधी युग या तृतीय चरण या गांधीवादी चरण क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था 1885 से लेकर के 1905 तक ये क्या था, प्रथम चरण था। हमने लास्ट वीडियो में ये सब बात कर चुका है, इन सब के बारे में बात किया है हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को भी आप देखिए, काफी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो सीरीज से। तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो एक चरण था, ये जो आंदोलन सेशन था या दौर था, वो के प्रथम चरण के नाम से जाना गया। फिर 1905 से लेकर के 1919 तक का जो चरण था या जो दौर था, इसे हम द्वितीय चरण का नाम देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये चरण जो था, ये उदारवादी चरण था। जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, ये उनका चरण था। फिर ये जो सेकेंड चरण हुआ, ये गर्मपंथी या उग्रवादी चरण कह सकते हैं। गर्म पंथ या गर्म दल की जो चरण थी, है ना, गर्म दल के जो विचारधारा वाले थे, इनका ये चरण था। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 1919 से लेकर के 1947 तक का जो चरण था, जिसे हम अंतिम चरण कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसके दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां कहीं ऐसा तो नहीं कि शांत हो गई थी, या क्या चल रहा था हमारे क्रांतिकारी जो युद्ध थे, जो क्रांतिकारी जो योद्धा थे, इनके द्वारा क्या चल रहा था भारत में। तो प्रथम युद्ध की हम बात करेंगे यहाँ पे। प्रथम युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी भारत में, क्या चल रही थी, या जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके मन में इस समय क्या था। तो हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है, यहाँ पे हम विश्व युद्ध मेंशन कर देते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थी। तो सबसे पहले देखिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, ये शांत तो नहीं हुई थी, ये कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन कुछ बदलाव आ गए थे सोच में। लोगों ने ऐसा सोचा, जो क्रांतिकारी हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे, इन्होंने ऐसा सोचा कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है ना, तो इसे एक शुभ संकेत के रूप में इन्होंने लिया, ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इन्होंने लिया
क्योंकि जो ब्रिटिश से इसको इनको मुक्त होना था, यानी भारत को आजाद कराना था ब्रिटिशों से, तो जो ब्रिटेन के शत्रु थे, जैसे में जर्मनी और तुर्की, जो ब्रिटेन के शत्रु थे प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी और तुर्की, इनके खिलाफ जो है भारतीयों ने लड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम कांग्रेस क्या बोलते हैं, अंग्रेजों की तरफ से अगर हम लड़ते हैं तो शायद अंग्रेज जो है एहसान मान करके हमें आजाद कर दें या हमारे देश को आजाद करके चले जाएं। तो जर्मनी और तुर्की जो ब्रिटेन का दुश्मन था, या कह सकते हैं ब्रिटिश का दुश्मन था, ब्रिटिश का शत्रु था, इनके खिलाफ जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने लड़ाई छेड़ दी। किस उद्देश्य से? तो ये मान करके चल रहे थे, भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। और ये लड़ाई जो थी वो अगर हम कहें तो ये दोनों तरह से थी, यानी कि आर्थिक भी थी, आर्थिक व सैन्य, दोनों माध्यम से ये लड़ाई लड़ी गई भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, ये सोच करके कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर जो है, या हम कहें अंग्रेजी जो हुकूमत है, ये भारत को आजाद करके चले जाएंगे इस युद्ध के बाद। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। फिर इसके साथ साथ और क्या हुआ, तो अगर हम बात करते हैं तो बर्लिन में जो है, जर्मनी में, है ना, बर्लिन में ही भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया गया जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके साथ साथ जो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या किया, ये 1909 में बर्लिन में ही क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, या कह सकते हैं इन्होंने बर्लिन में ही क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या रखा, ये जारी रखा, कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां इन्होंने जारी रखा। ठीक है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी 1909 में क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ जारी रखे, तो ये बर्लिन जो कि जर्मनी में है, यहीं पे इन्होंने अड्डा जमा लिया था और यहीं से जर्मनी के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। आइए आगे बात करते हैं और क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, हमारे क्रांतिकारी और क्या कर रहे थे। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना, लाला लाजपत राय ने, सॉरी लाला लाजपत राय नहीं, यहाँ पे ये जो है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जी ने एक संगठन की स्थापना की, या हम कहें बर्लिन में ही, बर्लिन में एक संगठन जिसका नाम रखा गया क्या, भारतीय स्वतंत्रता समिति। ये एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया क्या, भारतीय स्वतंत्रता समिति। तो बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता समिति कहाँ बनाई गई और किनके द्वारा बनाई गई, तो ध्यान रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता समिति जो है बर्लिन यानी जर्मनी में बनाई गई थी, और किसके द्वारा इसका स्थापना हुआ था, तो लाला हरदयाल जी के द्वारा इसका गठन किया गया था या स्थापना किया गया था। ठीक है, ये सभी तो जो थे मेन जो मुख्य पॉइंट थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये हमारी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसको कहते हैं गदर आंदोलन। गदर आंदोलन के एक और नाम कह सकते हैं या गदर पार्टी कह सकते हैं। गदर पार्टी, ये एक संस्था बनाई गई, और ये संस्था कब बनाई गई, तो ये संस्था जो है 1913 में बनाई गई थी। अगर हम बात करें तो इस संस्था का स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। फ्रांसिस्को नगर में
इसका स्थापना हुआ था कब? 1 नवंबर 1913 में। किसकी? गदर पार्टी या गदर आंदोलन की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी इसके संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाला हरदयाल जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन करते हैं। उसके बाद गदर आंदोलन यानी गदर पार्टी का भी स्थापना जो है, या कह सकते हैं कि जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 में। कहाँ पे हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में ये इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें गदर पार्टी या गदर आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इनके बारे में, तो कौन ऐसे ऐसे लोग थे जो इसके प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती होती थी? तो प्रमुख नेता में अगर हम बात करें तो रामचंद्र, ठीक है, बरकतुल्ला, रामदास पुरी, सोहन सिंह भखाना, सोहन सिंह भखाना। आगे हम बात करते हैं, इनके मेन मुख्य नेताओं में थे करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद और भगवान सिंह। ये जो है मुख्य नेताओं में थे। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है इनका नाम याद करना, लेकिन अगर आपके ध्यान में रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन कि जो मुख्य नेता हैं अगर 4-5 नाम दे दिया जाता है, बोला जाएगा इसमें से कौन नहीं थे उनके प्रमुख नेता में, यानी कि गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में इनमें से कौन नहीं थे। अगर आपको ये नाम याद रहते हैं तो आप काफी हद तक उस क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक चीज और गदर पार्टी के बारे में। तो गदर पार्टी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था क्या? गदर। और ये कैसी पत्रिका थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। गदर नाम की जो है, अगर हम कहें, गदर पार्टी की एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, गदर नाम की एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, और इसका जो पहला अंक था, अगर हम कहें पहला अंक किस लैंग्वेज में आया था, तो ये पहला अंक जो है उर्दू भाषा में आया था। बाद में ये बाद में ये अन्य भाषाओं में भी इस पत्रिका को छापा गया या इसका संपादन किया गया। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। गदर पार्टी का ही एक पत्रिका थी गदर, जिसका नाम ही गदर था। गदर पार्टी की ये तो ध्यान में रहेगा ही। अगर नाम आ जाता है कि गदर पार्टी की कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी या कौन सी पत्रिका थी, तो गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका पहला अंक उर्दू में छपा गया था या उर्दू में आया था। बाद में ये अन्य भाषाओं में भी आया। इसके साथ साथ अगर हम कहें गदर पार्टी का एक मुख्य जो बात है, गदर पार्टी के बारे में अगर हम देखें तो गदर पार्टी जो है स्वतंत्रता के लिए ऐसी पहली संगठन थी जिसने गोरिल्ला युद्ध जिसमें गोरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में गोरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किसने किया? भाई कई बार क्वेश्चन आया है कि गदर पार्टी ने, तो ध्यान रहेगा ये गदर पार्टी ने गोरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया था। अब बात कर लेते हैं कामा गाटा मारू प्रकरण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं। ये कामा गाटा मारू प्रकरण क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, कामा गाटा मारू ये क्या था, ये प्रकरण क्या था भाई? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर एक चीज है यहाँ पे कि भारतीय मूल के एक व्यापारी थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह। व्यापारी का क्या नाम था? गुरुदत्त सिंह। एक कहानी के माध्यम से इसको समझ लीजिए। गुरुदत्त सिंह जी थे, इन्होंने एक जहाज, जो पानी की जहाज है, उसका नाम था, क्या नाम था? कामा गाटा मारू। यानी एक जहाज थी
जहाज का नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था, भाड़े पे लिया था या परचेस किया था, और इससे ये कहाँ गए, ये गए कनाडा, है ना। तो कनाडा वालों ने इनको उतरने नहीं दिया, वहां पे इस जहाज को किनारे नहीं लगने दिया। तो वहां से ये परेशान होकर के कहाँ आए, ये आ गए कलकत्ता। जब ये कलकत्ता आए तो कलकत्ता पोर्ट पर ही सैनिकों से और इनके जहाज में जो बैठे हुए यात्री थे, यात्रियों के बीच क्या हो गया, झड़प हो गई। यात्रियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 18 यात्री जो हैं, जिसमें 18 यात्री जो हैं क्या हुए, 18 यात्री मारे गए और बाकियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, यही था कामागाटा मारू प्रकरण। गुरुदत्त सिंह जो भारतीय मूल के एक व्यापारी थे, वो कनाडा में इस जहाज को खरीदे थे, यानी कि कामागाटा मारू नामक एक जहाज थी। ठीक है, इसी नाम की ये जहाज थी कामागाटा मारू, और इसी पर ये एक प्रकरण हो गया कि वहां पे इनको कनाडा में नहीं उतरने दिया गया। तो ये कलकत्ता आए, और कलकत्ता जब आए तो जो अंग्रेजी सैनिक थे उनके और यात्रियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 18 यात्री जो हैं मारे गए, और बाकियों को जो है, जो बाकी यात्री थे उनको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है, शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो ये ध्यान रहेगा, कामागाटा मारू प्रकरण। सबसे पहली चीज कि क्या ये कब हुआ था, तो कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 में हुआ था। ध्यान रहेगा, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, जिसके अगर मेन लीड में कहा जाए तो मेन जो सेंटर में थे कौन थे, गुरुदत्त सिंह थे, और इनका एक जहाज था कामागाटा मारू नामक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्थापना कर लेते हैं किसकी, होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना, या हम कहें होम रूल लीग आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सारे मैटर आ जाएंगे। आंदोलन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ, 1916 में। यहाँ पे हुआ क्या था, होम रूल लीग क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लें। तो होम रूल जो लीग है, ये बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ये दोनों ने मिलकर के आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना की, और ये स्थापना 1916 में होती है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और देखना है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें अब और चीज देख लेते हैं कि जब इन्होंने स्थापना की, तो इसी समय इसी आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक ने एक कथन कहा या एक स्टेटमेंट दिया कि, क्या दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसे मैं लेकर रहूंगा। क्या ध्यान रहेगा, ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, जाना माना, या बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने कहा था, किस आंदोलन के तहत कहा था, तो होम रूल लीग आंदोलन के तहत, यानी इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे बात कर लेते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था, यानी कि कार्य क्षेत्र, हम बात कर रहे हैं क्या, कार्य क्षेत्र के बारे में, कि होम रूल लीग की स्थापना तो हुई, लेकिन होम रूल लीग का जो आंदोलन है,
इसका जो इनका कार्य क्षेत्र था वो क्या क्या था, ये किस क्षेत्रों में ये इस आंदोलन को बढ़ा रहे थे या इस आंदोलन के तहत कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कार्य क्षेत्र जो था इनका कर्नाटक, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र तो था लेकिन महाराष्ट्र में जो बंबई का प्रांत है, या कह सकते हैं कि बंबई को छोड़ करके था, यानी बंबई को, महाराष्ट्र भी बंबई में ही, सॉरी बंबई में ही, सॉरी क्या कह सकते हैं, महाराष्ट्र में ही बंबई आता है, लेकिन महाराष्ट्र तो था लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंबई को छोड़कर ये बाकी क्षेत्रों में इनका प्रचार प्रसार चल रहा था, यानी होम रूल लीग की बातें या आंदोलन की बातें चल रही थी। इसके साथ साथ मध्य प्रांत, मध्य प्रांत किसको कहा जाता था उस टाइम, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, इसे मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ बरार, ठीक है, ये एरिया जो था, ये जो क्षेत्र था, ये बाल गंगाधर तिलक का कार्य क्षेत्र था। इन क्षेत्रों में ये अपना कार्य यानी होम रूल लीग आंदोलन को का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें एनी बेसेंट के बारे में, बात करें कि एनी बेसेंट क्या कर रही थी उस समय, तो ध्यान दीजिएगा एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में इन्होंने अडयार, अडयार कहाँ है, तो ये है मद्रास में, मद्रास में इन्होंने क्या किया, होम रूल लीग का आंदोलन जो है आरंभ कर दिया। स्थापना तो हो चुकी थी लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था अडयार मद्रास के आसपास था, तो होम रूल लीग आंदोलन का इन्होंने क्या किया, आंदोलन का कह सकते हैं आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारंभ किया, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। बार बार क्वेश्चन आता है कि जो एनी बेसेंट हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन का क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अगर यहाँ पे बात करते हैं, इनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जैसे जॉर्ज अरुडेल, इनके साथ सीपी रामास्वामी, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये जो थे जॉर्ज अरुडेल और सीपी रामास्वामी अय्यर, इनके क्या थे, सहयोगी थे, यानी इनकी मदद कर रहे थे किसमें, होम रूल आंदोलन को और प्रचार प्रसार करने के लिए या और बढ़ाने के लिए जॉर्ज अरुडेल और सीपी रामास्वामी अय्यर इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। अगर हम बात करें इनका जो कार्य क्षेत्र क्या था, एनी बेसेंट का जो कार्य क्षेत्र था, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपना क्षेत्र चूज कर लिया था, यानी कि ले लिया था, जैसे कर्नाटक, मद्रास, बम्बई को छोड़ करके, या मध्य प्रांत, बरार, ये सारे इलाकों को इन्होंने, इन क्षेत्रों में इन्होंने ये काम कर रहे थे। तो उसके साथ साथ एनी बेसेंट का जो उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में आता था, जो गुजरात का जो ग्रामीण इलाका था, गुजरात का ग्रामीण इलाका यानी कि क्षेत्र जो था, ये एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में आता था, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए तो तिलक के जो क्षेत्र कार्य क्षेत्र था, जो तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था, तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था, उसके अलावा समूचे भारत में एनी बेसेंट का क्या था, कार्य क्षेत्र फैला हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षेत्र मेनली उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र था, गुजरात का जो ग्रामीण इलाका था ये एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में आता था। इसके साथ साथ तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा, ठीक है,
उसके अलावा जो है समूचे भारत में यानी पूरे भारत में इनका कार्यक्षेत्र फैला हुआ था। अब इसी आंदोलन के बदौलत 1916 में इन्होंने सितंबर 1916 में ये होम रूल जो लीग है या जो आंदोलन है इन्होंने शुरू किया। इसी आंदोलन की बदौलत या इसी के प्रभाव से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आंदोलन के प्रभाव से 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन में इनको क्या बना दिया गया? अधिवेशन में एनी बेसेंट को भारत की, अगर कहा जाए यहाँ पे देखने को मिलता है, भारत की न कह करके हम ये कहें कि एनी बेसेंट को आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान में रहेगा, हमने पीछे वाले वीडियो में भी बात किया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगर ये तो विदेशी थी, ये आयरलैंड की थी, है ना। एनी बेसेंट कहाँ की थी? विदेशी थी, यानी कि ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो वहां पे बात आएगा क्या? सरोजिनी नायडू, जो कहाँ के अधिवेशन में बनी थी? कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। और सरोजिनी नायडू का जो उपनाम है क्या है? भारत की कोकिला। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें एनी बेसेंट की इस आंदोलन के तहत यानी इस आंदोलन के दौरान ही एनी बेसेंट की जो मुख्य पत्रिकाएं थी वो कौन कौन सी थी? बार बार क्वेश्चन ये आता है। एनी बेसेंट की जो मुख्य पत्रिकाएं थी वो थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये दो पत्रिकाओं को ध्यान में रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनकी पत्रिका थी? तो ये एनी बेसेंट की थी। अगर वही बात करते हैं, तिलक ने भी कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था या उसे संपादित किया था। तो सबसे पहली अगर हम बात करें, इनका था एक मराठा नाम से पत्रिका थी, जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में थी। मराठा नाम की जो पत्रिका थी वो क्या थी? इंग्लिश लैंग्वेज में थी। और एक दूसरी पत्रिका थी जिसका नाम था केसरी, और ये थी मराठी लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उल्टा है। जो मराठा नाम से पत्रिका थी वो इंग्लिश में थी यानी अंग्रेजी में थी, और जो केसरी नाम की पत्रिका थी वो किस लैंग्वेज में थी? मराठी में थी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इनके जो प्रमुख कह सकते हैं कि पत्रिकाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पत्रिकाओं के नाम दे दिए जाते हैं या ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी पत्रिका तिलक ने लिखी और वो किस भाषा में है, या ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मराठा पत्रिका जो है किस लैंग्वेज में थी, या केसरी पत्रिका जो है तिलक के द्वारा लिखी गई वो किस लैंग्वेज में थी। आइए बात करते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन की जो प्रमुख उपलब्धियां थी या जो परिणाम थे क्या थे। तो सबसे पहले चीज देखिएगा कि जो आंदोलन का यानी कौन से आंदोलन का तो हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन की हम बात करेंगे यहाँ पे क्या उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, उपलब्धियां क्या थी होम रूल लीग आंदोलन की। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगस्त 1917 में जो है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया था, जिसमें उत्तरदायी सरकार ने वादा किया था। उत्तरदायी सरकार का एक वादा किया गया कि कोई ना कोई हम एक उत्तरदायी सरकार आपकी बनाएंगे। ठीक है, अगर हम कहें 1917 में क्या आया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार आया था, एक अधिनियम या कह सकते हैं कि एक बोर्ड बनाया गया था, जिसके तहत ये वादा किया गया कि हम क्या बनाएंगे, एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे जो आपको उत्तर देगी या जो सारी चीजों का क्या करेगी, जवाब देगी। उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, सरकार का वादा। इसके साथ साथ और क्या हुआ, तो इसके साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इसमें काफी सुधार आया। ये किसकी बदौलत था, तो होम रूल लीग आंदोलन के बदौलत था। इसके साथ अगर हम बात करें
आंदोलन में और क्या उपलब्धियां हुई? तो तिलक व एनी बेसेंट की मदद से या फिर उनके प्रयास से, एनी बेसेंट के प्रयासों से जो लखनऊ समझौता हुआ था, यानी कि आईएनसी का जो लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था आईएनसी का? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। 1916 की जो अधिवेशन थी, तिलक और एनी बेसेंट के ही प्रयासों से यहाँ पे नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ। नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। किसके मदद से? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि नरम दल और गरम दल का जो समझौता है आईएनसी लखनऊ में 1916 में, किनके प्रयासों के बदौलत हुआ? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, इसमें नरम दल और गरम दल की बात के बीच जो है समझौता में सहायता मिलती है या समझौता सफल हो जाता है। अगर हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं कि होम रूल लीग और क्या क्या ऐसे कारनामे किया है, या ऐसी कौन सी एक्टिविटी की, तो सबसे पहली चीज देखिए कि इसके साथ साथ हुआ क्या। होम रूल लीग आंदोलन का जो पड़ता हुआ प्रभाव था, यानी काफी लोग इससे जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पे लोग लगे हुए थे, जमीनी स्तर पे लोग लगे हुए थे, छोटे छोटे गांवों तक इसके आधार पे, होम रूल लीग आंदोलन के आधार पे लोग पहुंच रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके और कांग्रेस में जो सक्रियता आई थी, यानी कि गरम दल और नरम दल जो टूट गया था, उनको लगा कि अब धीरे धीरे ये बिखर जाएगा, लेकिन फिर जब ये जुड़े तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये काफी चिंता का विषय है। और इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इन सारी चीजों को देख करके जून 1917 में, जून 1917 में इनके जो कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल, जो इनके सहयोगी थे, इसके साथ साथ वीपी वाडिया, है ना, इनको क्या कर लिया गया? अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? लंबे समय तक के लिए जेल में डाल दिया गया। ये सिर्फ और किस लिए? ये होम रूल लीग आंदोलन की जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, इसको देख करके अंग्रेज क्या हो गए? घबरा गए, ये चिंतित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन जो है एक बड़ा रूप ले ले और कल को हमारी सरकार जो है, हमें ये भारत छोड़ करके भागना पड़े। इसलिए इनके जो प्रमुख नेता थे, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल और वीपी वाडिया, इनको क्या कर लिया अंग्रेजों ने? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। अब इसके विरोध में क्या हुआ? इस गिरफ्तारी के विरोध में देखिए क्या हुआ। जो सुब्रमण्यम थे, ये सुब्रमण्यम अय्यर जी जो थे, सुब्रम सुब्रमण्यम जो है अय्यर जी, ये सुब्रमण्यम अय्यर जी जो थे, इनको एक अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, और ये सर की उपाधि को इन्होंने क्या कर दिया? उपाधि को वापस लौटा दिया, यानी वापस कर दिया अंग्रेजों को कि लो, अपनी सर की उपाधि मुझे नहीं चाहिए। ये उपाधि इन्होंने क्या किया? सुब्रमण्यम अय्यर जी ने सर की उपाधि को वापस कर दिया। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी हुई यहाँ पे कि अगर इसमें हम देखें तो ऑल इंडिया होम रूल जो था, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए, शायद मेरे पीछे छुप रहा होगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने क्या किया? 1920 में अपना नाम बदल करके, क्या कर लिया? स्वराज सभा कर लिया। ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है इससे जुड़ा हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर हम कहें डबल स्टार लगाना है, लगा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदलकर क्या रख दिया था? स्वराज सभा रख दिया था। इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्वराज सभा रख दिया था। ये तो हो गया होम रूल आंदोलन के बारे में, इतनी सारी जानकारी काफी है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं इसके साथ साथ
लखनऊ समझौता में क्या हुआ, है ना। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, लखनऊ समझौता, अभी हमने ऊपर भी थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लैंस देखा था या एक नजर डाला था। तो लखनऊ समझौता तो था क्या भाई, सबको पता है। लखनऊ समझौता में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता में गरम दल और नरम दल का के बीच जो झगड़ा हुआ था 1907 वाले सूरत अधिवेशन में, ये यहाँ आकर के क्या हुआ, मामला पलटने लग गया था। कितने साल बाद, 9 साल बाद, है ना। लखनऊ समझौता ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ चल रहा था, तो ये अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था। देखिए, जितनी बार आप बातों को रिपीट करेंगे, आपको उतना ही बेहतर वो क्या होता जाएगा, याद होता जाएगा। आपको दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी कोशिश है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार देखें तो आपको ये सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाए, दोबारा इसे पढ़ने की आपकी कोई आवश्यकता न पड़े। लेकिन पढ़ना चल चाहिए आपको, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही अभ्यास से ये क्या होता है, अभ्यास से ही ये चीजें आती हैं। पढ़ाई जो है वो किस चीज की है, अभ्यास की ही है। तो अगर बात करें हम लखनऊ समझौता क्या हुआ था, तो 1916 में ये जो आईएनसी का अधिवेशन था जो लखनऊ में संपन्न हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, तो यहाँ पे अध्यक्ष थे कौन, हाँ क्या नाम था भाई इनका, देखिए ध्यान से उतर गया, आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। लखनऊ समझौता जो है 9 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, ये जो लखनऊ समझौता हुआ था ये 1907 का झगड़ा था। ये किस अधिवेशन का झगड़ा था, सूरत अधिवेशन का झगड़ा था। और वहां पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो रास बिहारी बोस जी थे। कौन था वहां पे सूरत अधिवेशन में, तो रास बिहारी बोस जी थे। ठीक है, रास बिहारी बोस जी थे वहां पे अध्यक्ष। और यही झगड़ा जो है 9 साल बाद, कब, 1916 में क्या हुआ, समझौता हो गया। कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ वाले अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, तो वही जो गरम दल और नरम दल 1907 में बट गए थे, गरम दल और नरम दल के रूप में जो यूनिट बट गई थी, ये यहाँ पे क्या हो गई, आपस में फिर से जुड़ गए। आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, या आपस में क्लोज हो गए। तो अलग हो गए थे वो फिर से क्या हो गए, समझौता हो गया इनके बीच। एक चीज और हुआ इस समझौते में, अगर यहाँ पे हम एक चीज, एक पहला पॉइंट डाल लें कि गरम दल और नरम दल जो है आपस में जुड़ गए, यानी इनका समझौता हो गया। अगर दूसरी बात वहीं करें तो यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी क्या हो गया, बीच समझौता हुआ, यानी ये दोनों भी क्या हो गए, मिल गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग संस्था थी, है ना, और ये अलग राह पे चल रही थी। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी क्या हो गया, समझौता हुआ, यानी ये भी एक साथ जुड़ गए, समझौता हो जाता है। ठीक है, एक चीज और अब देखेंगे इसमें कि जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें 19 स्मरणीय, कह सकते हैं कि 19 स्मरण पत्र पेश किया गया था। और इसमें क्या क्या था, 19 स्मरण पत्र का अगर कहें, स्मरण पत्र जो है यहाँ पे क्या किया गया था, इस समझौते में पेश किया गया था। और इन 19 में से क्या मेन मेन क्या था, तो सबसे पहला था स्वशासन प्रदान करने के लिए, यानी हमें स्वशासन, ये किसको दिया गया था, ये अंग्रेजों को दिया गया था। ये हर अधिवेशन में कुछ न कुछ ऐसे पत्र या ऐसे अधिवेशन, या हम कह सकते हैं ऐसे प्रस्ताव पारित होते थे जो अंग्रेजों को ये चीज से अवगत कराया जाता था कि हमें अब ये चाहिए, हमें अब ये चाहिए। तो इसमें क्या था, स्वशासन प्रदान करने, इसके साथ साथ प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी। अगर हम नंबर सही कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या था, प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की जो संख्या थी, भारतीयों की संख्या को
बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था, बढ़ाने के लिए प्रस्ताव था। तीसरा क्या था भाई, इसके साथ साथ प्रस्ताव को बढ़ाने और इसी में और अधिकार भी देना था, और भी जो अधिकार कम थे और अधिकार भी इनको चाहिए था, ठीक है, और अधिकार भी इनको चाहिए था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, ऐसा ये कहे इस स्मरण पत्र में ये पे लिखा गया था या पेश किया गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, परिषद में आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा भारतीय सदस्य को शामिल करने की बात हुई थी। भारतीय सदस्य को शामिल करने की मांग की गई थी, ठीक है। ये जो मेन थे 19 स्मरण पत्र पेश किया गया था, लेकिन इसमें क्या था, पहला स्वशासन प्रदान करने की बात की गई थी, दूसरा प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए बात की गई थी और उनके अधिकारों को भी बढ़ाने की बात की गई थी कि उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें ये बात हो रही थी कि आधे से ज्यादा कौन होंगे उसमें सदस्य, उसमें भारतीय सदस्य होंगे, आधे से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात अपनी वायसराय तक को बात को क्या करें, आसानी से पहुंचा सकें। एक चीज और देखेंगे इसके दौरान क्या हुआ था, तो अभी यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जो मदन मोहन मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय जी, एक चीज सबको पता होगा, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया, हमारे सामने क्या दिख रहा है, तो बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में। क्या हुआ था, ये कार्य करने लग गया था। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इन्होंने जो यहाँ पे हमने बात किया था ऊपर कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी जो थे, ये कांग्रेस और, अगर हम कहें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। मुस्लिम लीग के समझौते का, यानी कि जो ये मिल गए थे, समझौता का क्या किया था इन्होंने, का विरोध किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1916 में हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, विरोध किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी जो संस्थापक हैं किसके, बीएचयू के, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो बीच समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, इसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो का जो होगा क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण कब से कब तक था, तो 1919 से लेकर के 1947 तक, यानी भारत की आजादी तक, ये अंतिम चरण कहा जाता है। और इसी चरण को, अगर हम कहें, तो इसी चरण को गांधीवादी चरण भी कहा जाता है, गांधीवादी चरण भी कहा जाता है, या कहें इसी को तृतीय चरण भी कहा जाता है, ठीक है, या गांधी युग भी कहा जाता है, गांधी युग भी कहा जाता है। ये जो चरण है 1919 से लेकर के 1947 का, इसे तृतीय चरण, अंतिम चरण, या गांधीवादी चरण, या गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, ये तीसरा चरण है, तो पहला, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में क्या हुआ, तो प्रथम चरण जो था वो किसका था, नरम, है ना, नरम दल का था, यानी कि उदारवादी चरण था। कैसा था, उदारवादी चरण था। टाइम पीरियड भी हम नोट कर लेते हैं, उदारवादी चरण कब से कब तक,
कब तक था? तो ये कांग्रेस की स्थापना से लेकर के यानी 1885 से लेकर के 1905 तक ये उदारवादी चरण था। जो द्वितीय चरण था ये क्या था? ये गरम दल का चरण था, जिसे कहते थे उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण कहा जाता था, है ना। और उग्रवादी चरण का जो ड्यूरेशन था, जो टेन्योर था, वो 1905 से लेकर के 1919 तक था। और हम बात अब करेंगे यहाँ पे किसका? तृतीय चरण का। तृतीय चरण किसका था भाई? तो ये गांधी युग था, यानी कि गांधीवादी चरण था। ठीक है, गांधीवादी चरण। और इसका जो कार्यकाल है यानी जो सेशन है 1919 से लेकर के 1947 तक देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं इस चरण में क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए, गांधी चरण क्यों कहा जाता है, गांधी युग क्यों कहा जाता है? तो ये जो तृतीय चरण था ये गांधी जी के आसपास यानी महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या थे? इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये जो तृतीय चरण का जो आंदोलन था, इस आंदोलन के केंद्र बिंदु में कौन था या केंद्र में कौन था? तो केंद्र में थे यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो थे, ये इसके क्या थे? केंद्र में थे। यानी इस तृतीय आंदोलन के यानी तृतीय आंदोलन चरण के जो थे वो केंद्र में कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसलिए इस युग को यानी इस चरण को गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। अब इसी चरण में ये जो तीसरा चरण है, इस चरण में जो है सभी लोग मिलकर के आए थे। यानी कि अगर हम बात करें, जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी जो थे ये भी इस चरण में खुल करके आए। जो क्रांतिकारी थे ये तो थे ही, ये तो लगे ही हुए थे। इसके साथ साथ देश के सैनिक भी इसमें खुल करके आए, इस चरण में लड़ने के लिए आगे आए। यहाँ की देश की किसानों ने भी इसमें बहुत सारा साथ दिया। इसके साथ साथ जो मजदूर यूनियन था या जो मजदूर थे ये भी आए, इसमें जुड़े। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सामान्य जन, जो सामान्य जन था, जिनको कुछ नहीं पता था कि नहीं आजादी क्या होती है या आजादी के मायने क्या हैं, ये भी इस अभियान में या इस आंदोलन में क्या हुए? जुड़ करके आए। इसके साथ साथ सभी राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी सभी लोग जुड़ करके आए। जो राष्ट्रवादी थे वो भी आए, जो क्रांतिकारी थे वो भी आए, जो सैनिक थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो सामान्य जन था, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था ये केंद्र, ये जो आंदोलन है वो कहाँ जा रहा है, क्या इससे फल मिलने वाला है, वो सब इस आंदोलन में क्या हुए? कूद पड़े थे। आइए आगे बात करते हैं। इस चरण में अगर हम बात करें तो 3 निरंतर प्रगतिशील चरण रहा। यानी जो इस चरण की बात करें तो इसमें 3 ऐसे प्रमुख आंदोलन या प्रमुख चरण रहे। पहले अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख चरण था क्या? असहयोग चरण या असहयोग आंदोलन। अगर बात करते हैं 3 आंदोलन थे इसमें। असहयोग आंदोलन, इस चरण में हमें 3 आंदोलन देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। इसके साथ साथ जो तीसरा आंदोलन है वो कौन सा है? लास्ट जो भारत 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो गांधी युग है, हमने बात किया जो गांधी युग है या गांधी एरा है आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो गांधी जी इसमें था 1919 से लेकर के 1947 तक, ये मुख्य रूप से 3 आंदोलन, 3 प्रकार के चरण इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जो कि तीसरे चरण में 3 आंदोलन मिलते हैं। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन इस पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस आंदोलन में और कुछ क्या था जो हमें नोट करना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, तो इस चरण में ध्यान दीजिएगा, इस चरण में जो हिंदू मुस्लिम की जो मतभेद था वो क्या था? चरम पर आ गया था। हिंदू मुस्लिम जो मतभेद था वो काफी हद तक कह सकते हैं कि चरम पर, मतभेद जो था वो मतभेद चरम पर था। ठीक है, इसके परिणाम तक क्या हुआ? इसका जो परिणाम आया निकल करके, ये हिंदू मुस्लिम जो मतभेद है ये चरम पे होने के कारण जो इसका परिणाम आया
1940 में जिन्ना के नेतृत्व में, क्योंकि उस समय जिन्ना जो क्या थे, मुस्लिम लीग के क्या थे, हेड के रूप में काम कर रहे थे। तो जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया, मुस्लिम लीग ने एक अलग देश या कह सकते हैं कि अलग राष्ट्र की मांग कर दी, है ना। और वो कौन सा राष्ट्र मांग की, पाकिस्तान के रूप में, कि हमें एक अलग से पाकिस्तान बना करके एक नया राष्ट्र दे दिया जाए, है ना। पाकिस्तान की मांग कर दी। किसने किया भाई, तो जिन्ना ने किया। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जिन्ना के। और ये किसके नेतृत्व कर रहे थे, किस संगठन के को लेकर के चल रहे थे, तो ये मुस्लिम लीग संगठन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ड्यूरेशन में क्या हुआ था। तो अगर हम बात करें 1942 में, तो 1942 में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया इसी नारे के साथ, है ना। करो या मरो नारा तो दिया ही, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और स्टेटमेंट दिया, वो क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। कब दिया, तो ये दिया 1942 में। और इस तरह से इन दोनों स्टेटमेंट के साथ या नारे के साथ आजादी की जो आंदोलन थी, जो लड़ाई थी, वो कंटिन्यू चल रही थी। और फाइनली भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं। आगे हम जल्दी ही नए वीडियो को लेकर के आते हैं और उसमें हम बात करने वाले हैं गांधी जी के सामान्य जीवन परिचय से जुड़ा हुआ, कब क्या कहाँ किए गांधी जी ने, कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब कहाँ की, किसके नेतृत्व में हुआ, किसके सहयोग से हुआ, किस उद्देश्य से उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज की, या जो भी आंदोलनकारी या कह सकते हैं असहयोग आंदोलन की बात करें, या सभी ने अवज्ञा आंदोलन की बात करें, या भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, ये सब कब कब और किन हालातों में इन्होंने शुरू किया, हम जल्द ही आगे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।